नमस्कार दोस्तों, मैं अभय सिंह चौहान स्वागत करता हूं आप सबका द एग्ज़ाम पोर्टल में। तो कैसी चल रही है आपकी तैयारी? बजट पार्ट 2 आज हम लोग शुरू करेंगे। बजट पार्ट 2। ठीक, देखिए आसान भाषा में समझना है तो थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ेगा। फिर भी सोच रहे हैं कि आधे आधे घंटे में आप सबका टाइम जो है पूरा कर दूं, है ना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए उस दिन तक हम लोग पढ़े थे कहाँ तक कि रुपया कहाँ से आता है। अब हम लोग पढ़ेंगे रुपया कहाँ जाता है। जब सरकार के पास रुपया यहाँ से आ गया, कॉर्पोरेट टैक्स से आ गया, है ना, आपको सीमा शुल्क से आ गया, इनकम टैक्स से आ गया, जिसमें सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स का था, है ना। तो देखिए रुपया कहाँ जाता है उस पर हम लोग करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, लिखते हैं पेंशन। पेंशन में कितना परसेंट जाता है? केंद्र प्रायोजित, यहां से लिखते हैं केंद्र प्रायोजित योजनाएं। आप लोग मेरे क्लास में कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए, ठीक है। योजनाएं। अब है अन्य व्यय। अन्य व्यय, ठीक है। उसके बाद लिख लेते हैं वित्त आयोग। वित्त आयोग एवं अन्य अंतरण। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर भी इसका हम करवा सकते थे, लेकिन समझ जाइएगा ना, इकोनॉमिक्स बजट ये सब जो है समझने का चीज़ है। समझ जाइएगा तो फिर एग्जाम टाइम में बस रिवीजन करिएगा, सब याद आ जाएगा। इसलिए समझाने के लिए कोशिश किया जा रहा है द एग्ज़ाम पोर्टल की ओर से। हर बार कुछ नया, कुछ अच्छा बेहतर करने की कोशिश की जा रही है हमारे प्लेटफॉर्म के द्वारा। तो आप लोग जितना ज़्यादा अपने दोस्तों को जोड़ सकते हैं इस परिवार से जोड़िए, ताकि सबको फ़ायदा मिले, सबको फ़ायदा मिले। बिहार पुलिस के एग्ज़ाम के बाद दरोगा को टारगेट करके जितना एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक्स है सब क्लियर करवाया जाएगा। कहाँ कहाँ से कितना आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से ज़्यादा आ रहा है, उस टॉपिक को पूरा अच्छे से ऐसा कवर करवाया जाएगा कि भूलिएगा नहीं। केंद्रीय क्षेत्र स्कीम, ठीक है, जिसमें कह सकते हैं कि रक्षा एवं सब्सिडी पर पूंजीगत राजस्व, आय और पूंजीगत बताया था ना क्या है, राजस्व बजट और पूंजीगत बजट। तो अब पूंजीगत कहीं भी लिखाएगा आप लोग समझ जाइएगा, है कि नहीं। परिव्यय को छोड़ने की बात कर रहा है, को छोड़कर, ठीक है, को छोड़कर कितना हो जाएगा। उसके बाद आपका है ब्याज भुगतान, इधर लिख देते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा नज़दीक लिख देते हैं ब्याज भुगतान, ठीक है। उसके बाद आप लोग देख लीजिए सब्सिडी में कितना जाता है। गैस में सब्सिडी, तो उसमें सब्सिडी मिलता तो सब लोग खुश होते हैं। तो सब्सिडी में कितना परसेंट देती है सरकार, रक्षा पर इस बार कितना खर्चा कर रही है वो देखना है, ठीक है। देखिए करों यानी टैक्स, करों यानी टैक्स एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा कितना होता है, ठीक, कि इस राज्य से सरकार इतना ले रही है उसके ये से, तो उसमें राज्य सरकार को जो देने वाला होता है उसमें कितना दे रही है ना। 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस ज़्यादा हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक एक्स्ट्रा लिखा गया क्या? नहीं, ठीक है। 5 6 7 8 9, पता चल जाएगा, अभी देख लीजिए। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। कितना परसेंट का रहा है पेंशन में, कितना परसेंट देती है सरकार?
4%, ठीक है। पेंशन में 4% देती है, अन्य व्यय में 9%, अन्य व्यय में 9%, और केंद्र प्रायोजित योजनाएं इसमें 8%, ठीक है, 8%। वित्त आयोग एवं अन्य अंतरण में 9%, ठीक है। करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा जो है कहाँ है, करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा, करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा दो बार लिख दिए हैं, कोई बात नहीं। तो करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा जो है 21%, 21%, ठीक है। उसके बाद है ब्याज भुगतान, ब्याज भुगतान इसमें मिलता है 19%, ठीक, 19%। उसके बाद केंद्रीय क्षेत्र का जो स्कीम होता है जिसमें रक्षा और सब्सिडी पर पूंजीगत परिव्यय जो है उसको छोड़ दिया जाए तो आपको 16%, कितना, 16%। और उसके बाद अगर हम लोग लेके चले, ब्याज भुगतान हो गया क्या, ब्याज भुगतान हो गया तो दो बार लिख दिया, चलिए कोई बात नहीं, ब्याज भुगतान काट दीजिए। सब्सिडी बचा हुआ है, सब्सिडी 6%। रक्षा वाला बात होता है तो रक्षा पर 8%, 8%, ठीक है। सब्सिडी हो गया, चलिए हो गया, यही देख लीजिए। पेंशन में कितना परसेंट खर्च किया सरकार, 4%, ठीक है, 4% पेंशन पर। केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर 8%। अन्य व्यय जो होता है सब मिला के इधर उधर आती है, ये वाला जितना भी अन्य में आ गया तो 9%। वित्त आयोग और अन्य अंतरण, नीति आयोग, ये सब जितना वित्त आयोग के अंतर्गत हो ये सब, इसमें कितना सरकार देती है, 9%, ठीक है, 9%। करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा कितना होता है, देख लीजिए 21% देती है सरकार, केंद्र सरकार राज्यों को जब कर लेती है या शुल्क लगाती है राज्यों के अंतर्गत, तो उसमें से देती कितना है राज्यों को, 21%, 21%। सबसे ज़्यादा यही है, राज्यों को देने वाला हिस्सा, केंद्र सरकार जो खर्च करती है उसमें राज्यों को देने वाला हिस्सा सबसे ज़्यादा 21% होता है। ब्याज भुगतान में देती है 19%। और केंद्र क्षेत्र का जो स्कीम चलता है, जो योजनाएं चलता है, रक्षा एवं सब्सिडी पर पूंजीगत परिव्यय को छोड़कर, मैंने रक्षा और सब्सिडी पर जो पूंजीगत व्यय होता है उसको छोड़कर कहेगा, तब केंद्र क्षेत्र का स्कीम जो है 16% होता है। और सब्सिडी कितना देती है सरकार, जैसे गैस पर सब्सिडी, इस पर सब्सिडी, उस पर सब्सिडी, तो कितना सब्सिडी होता है, 6%, जो कि इस बार पढ़ने वाले छात्रों के लिए दे रखा है ना, पढ़े वाले छात्रों को दे रखा है। क्या दे रखा है, सब्सिडी, लोन दे के उसके बाद 3% सब्सिडी है नहीं, इस बार आगे बताएंगे, उसमें लिखा हुआ होगा। और रक्षा पर कितना खर्चा, 8%, समझे। तो इतना आप लोग लिख लीजिए, नहीं लिखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सब जो है बजट समझने का ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद इसको हम इसलिए बता रहे हैं कि देख लीजिए, इसको समझ जाइएगा तो फिर वन लाइनर बजट से आएगा, उसको एक बार लगा लीजिए। उसके बाद देखिए बजट आपका, क्योंकि ये जो बजट है पूरे साल में आने वाले एग्जाम जितने भी है सारे में क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से जितने स्कीम्स हैं उसमें से क्वेश्चन आएंगे। तो ये आपको तय है, पूछेगा कि इस बार सरकार सबसे ज़्यादा जो है उसको कहाँ से मिला, तो सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स का होता है, डायरेक्ट पूछता है ये कि सबसे ज़्यादा कौन से टैक्स से पैसा आया सरकार को, तो इनकम टैक्स से आता है। ऐसा करके डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अब हम लोग जो है पढ़ेंगे देखिए प्रमुख मदों के लिए व्यय कितना में किया है, इसको भी लिखवा ही देते हैं, ठीक, फटाफट लिखिएगा मेरे साथ। प्रमुख मदों जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जाता है उनके लिए व्यय कितना की है सरकार, ठीक, कितना की है, पूछता है रक्षा पर कितना रुपया खर्च, कितना करोड़ रुपया खर्चा हुआ, ठीक है, आपको गृह विभाग में कितना खर्चा हुआ, ठीक है, आपको वो स्वास्थ्य में कितना खर्चा करी है, तो वो सब दिखाया गया है। सबसे पहले रक्षा, ठीक है, चलिए रक्षा को लेके चलते हैं पहले, रक्षा में, ठीक है। दूसरा दूसरा है आपको ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास, ठीक है। तीसरा नंबर में आपको आ जाएगा गृह कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप,
मतलब कृषि एवं इससे संबंधित जो भी कार्यकलाप होगा उसमें कितना खर्चा हुआ है पूछेगा। ठीक है, इसको सबको देख लेना है एक नज़र, तो पूछेगा ही तय है। ठीक है, चौथा आपको हो गया गृह विभाग। ठीक है, पांचवा हो गया शिक्षा विभाग, शिक्षा पर कितने करोड़ रुपए खर्चा कर रही है सरकार। ठीक है, छठा हो गया आपको सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार। ठीक है, सातवां हो गया आपको स्वास्थ्य पर कितना खर्चा कर रही है ना। हमेशा होता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, यही सब पर ना मांग उठता है हमेशा। ऊर्जा पर कितना खर्चा हो रहा है, सोलर प्लेट लगेगा, क्या होगा, पावर प्लांट बनेगा, कैसे क्या होगा। समाज का कल्याण, समाज कल्याण, इस पर कितना दिया जा रहा है। ठीक, अगला एवं अंतिम है वाणिज्य एवं उद्योग। ये जो है आत्मनिर्भर भारत के लिए बहुत जरूरी है, विकसित भारत के लिए ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, वाणिज्य एवं उद्योग। इसमें कितना पैसा खर्चा करके सरकार किसको कितना दे रही है ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ठीक, हम जो भी लिखेंगे वो करोड़ में होगा, करोड़ में होगा, याद रखिएगा। कोची में होगा, करोड़ में। कोची में लिखेंगे, करोड़ में। वैसे आप लोग को भी लिखना है। ठीक है, जितना लिखेंगे उतना करोड़ हो जाएगा। ठीक, रक्षा पर खर्चा करती है 4,54,773 करोड़ रुपए, यहाँ लिखा हुआ है। कितना है रक्षा पर, 4,54,773 करोड़ रुपया रक्षा पर खर्चा कर रही है सरकार। तभी ना राफेल तो ये वो सब ले आता है, मिसाइल ले आता है, बड़ा बड़ा। रक्षा जरूरी है कि नहीं है, सबसे पहले हमको जरूरी है रक्षा, है कि नहीं। चलिए, ग्रामीण विकास पर खर्चा करती है, ग्रामीण विकास पर खर्चा करती है सरकार 2,65,808 करोड़ रुपए इस बार खर्चा करा है सरकार ने। कृषि का बात किया जाए तो 1,51,851, 1,51,851। ठीक है, गृह विभाग में खर्चा की है, एक गृह विभाग के लिए इस बार सरकार लाई है 1,50,983 करोड़ रुपए, 1,50,983 करोड़ रुपए। शिक्षा पर खर्चा की है 1,25,638 करोड़ रुपए। थोड़ा सा और शिक्षा पर खर्चा हो सकता था, रक्षा पर 4 लाख है, ग्रामीण विकास में भी 2 लाख है, तो इसमें लगता है 2 से 2.5 लाख के आसपास इसमें भी होना चाहिए था। अपना अपना ओपिनियन है, सब अपना अपना ओपिनियन दे सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा और इस पर खर्चा सरकार कर सकती थी। ठीक है, लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जितना किया वही लिखना है हम लोग को, है ना। सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार 1,16,342 करोड़ रुपए, करोड़ रुपए। ठीक है, स्वास्थ्य पर खर्चा हुआ है 89,000। देखिए, सबसे ज्यादा हमको थोड़ा सा दुख इसी पर हुआ है, इसी पर सबसे ज्यादा दुख हुआ है। 1 लाख करोड़ रुपए से भी कम स्वास्थ्य पर खर्चा किया गया है। ठीक है, देखिए हम सरकार का ये नहीं कर रहे हैं, अब उनका क्या है, सब सारे योजनाओं के लिए पैसा करना है। ठीक है, बताए थे हम लोग कि 48 ट्रिलियन हुआ था, 52 ट्रिलियन तो खर्चा ही है सरकार का। लेकिन अपना अपना ओपिनियन देने का सबको हक है, इस संविधान ने सबको दे रखा है। तो मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ कि स्वास्थ्य पर और शिक्षा पर ये थोड़ा सा कम लग रहा है हमको। आप लोग भी कमेंट में बताइएगा, स्वास्थ्य पर थोड़ा सा और ध्यान दे सकती थी। लेकिन चलिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी योजनाएं भारत सरकार ने लाए रखे हैं, है कि नहीं। आपको स्वास्थ्य कार्ड का सब जो बनता है, आयुष्मान कार्ड, ये सब है ना, बहुत चीज़ें लाई है। चलिए, आयुष्मान भारत तो स्कीमें है एक पूरा, है कि नहीं, तो अच्छी चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा, ऊर्जा पर खर्चा किया गया है 68,769 करोड़ रुपए। समाज कल्याण के लिए खर्चा किया गया है 56,501 करोड़ रुपए। और वाणिज्य और उद्योग के लिए खर्चा किया गया है 47,559 करोड़ रुपए। देख लीजिए आप सब, ठीक है, देख लीजिए क्या कहता है। रक्षा के लिए 4,54,773, ग्रामीण विकास 2,65,808, 2,65,808,
कृषि एवं संबंधित कार्यालय 1,51,851, गृह विभाग 1,50,983, शिक्षा विभाग 1,25,638, सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार 1,16,342, स्वास्थ्य पर 89,287 करोड़ रुपए। मैं जितना भी नाम ले रहा हूं करोड़ रुपए। ऊर्जा पर 68,769 करोड़ रुपए, समाज कल्याण पर 56,501 करोड़ रुपए और वाणिज्य और उद्योग पर 47,559 करोड़ रुपए सरकार ने जो है खर्चा करी है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ले लिए स्क्रीनशॉट, चलिए आगे बढ़ते हैं। करोड़ रुपए इतना खर्चा की है इस बार सरकार, ठीक है, हर विभाग में। तो इसमें से पूछ देता है, ठीक है, हल्का में मत लीजिए, दरोगा के एग्जाम में भी पूछेगा इसको, ठीक है, बीपीएससी में भी पूछ देता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। क्या पूछेगा? स्वास्थ्य पर कितना खर्चा की है, बजट 2024-25 में सूचना प्रौद्योगिकी पर कितना खर्चा की है, तो डायरेक्ट करोड़ रुपए में लिखा हुआ रहेगा, आपको देना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो ये सब आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। इसीलिए तो बोल रहा है कि जो हम लिखवा रहे हैं, जो देख रहे हैं, एक बार आप लोग समझ जाइए, एक बार पढ़ जाइए, उसके बाद यही देखना है हम सबको कि वन लाइनर लगाएंगे जब बजट का तो कितना सही होता है। राजकोषीय घाटा में जीडीपी का जो है सरकार, ठीक है, लिख लीजिए, पॉइंट लिखवाते हैं कुछ, उसको लिख लीजिए। राजकोषीय घाटा जो होता है, राजकोषीय घाटा, ठीक है, राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.9% अनुमानित है। क्या है? अनुमान लगाई है सरकार ने, अनुमानित है, ओके, अनुमानित है। याद रखिएगा, वित्त वर्ष 2025 में सकल और शुद्ध बाजार का उधार जो है 14 लाख करोड़ रुपए और 11.63 लाख करोड़ रुपए आंका गया है। शुद्ध बाजार, सकल कितना? 14 लाख और शुद्ध बाजार 11.63 लाख। राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.9% अनुमानित है। जीडीपी सकल घरेलू अनुपात। वहीं वित्त वर्ष 2025 में शुद्ध कर प्राप्तियां 85.83 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। कितना अनुमान है? 85.83 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। फिर कहती है सरकार कि पूंजीगत व्यय जो है, पूंजीगत व्यय, ठीक, पूंजीगत व्यय जो है 11 लाख, ये तो एकदम याद होने वाला है, 11,111 करोड़, ठीक, रुपए होगा पूंजीगत व्यय, ठीक। जो भारत का जीडीपी का ये जो होगा, जो भारत के जीडीपी का कितना प्रतिशत होगा? 3.4% होगा पूंजीगत व्यय। भारत के जीडीपी का कितना होगा? 3.4% होगा। कितना होगा? 3.4% होगा। इसके साथ ही राज्य सरकारों द्वारा जो बुनियादी ढांचा है, निवेश का समर्थन करने के लिए दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण के लिए 1.5 लाख रुपए का भी ऐलान किया गया है, ठीक है। चलिए, दिख रहा आप सबको, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं। सरकार जो है अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाने की बात करी है। अर्थव्यवस्था की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार 5 साल का विजन डॉक्यूमेंट लाएगी। क्या लाएगी? अर्थव्यवस्था की वित्तीय जरूरतों को ध्यान से पढ़ना है। अर्थव्यवस्था की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए जो है सरकार, ये इंपॉर्टेंट लाइन है इसलिए लिखवा रहा है, ठीक। जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको बोल के निकाल दे रहे, जो इंपॉर्टेंट है उसको बता दे रहे हैं, आप सबको लिख के बता दे रहे हैं। लिख लीजिए, 5 साल का विजन डॉक्यूमेंट, ठीक है, लाएगी।
ठीक है, ये देखिएगा, बिहार पुलिस के लिए नहीं, दरोगा बीपीएससी तक के लिए ये सब लाइन लिखा रहा है, हल्के में मत लीजिएगा। अगला है कि एफडीआई और विदेशी निवेश के नियमों को सरल बनाया जाएगा, जिसमें निजीकरण को बढ़ावा देना होगा और विदेशी निवेश के लिए भारतीय रुपये का उपयोग करना शामिल है। विदेशी निवेश के लिए आपको क्या करना होगा, भारतीय रुपयों का उपयोग करना होगा, सरकार का नाम है। ठीक है, सीमा शुल्क में परिवर्तन किया गया है, तो उसका परिवर्तन से लाभ पाने वाले क्षेत्र, सीमा शुल्क में परिवर्तन क्या है और लाभ पाने वाले क्षेत्र कौन से हैं, उसके हिसाब से जो परिवर्तन हुआ सीमा शुल्क में वो अभी बता दिया जाएगा आप सबको। तब तक इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, सीमा शुल्क में परिवर्तन और लाभ पाने वाले क्षेत्र। सीमा शुल्क में थोड़ा परिवर्तन किया गया है महंगाई को कम करने के लिए सरकार द्वारा, एक ये अच्छा कदम है। सीमा शुल्क को थोड़ा सा कम कीजिए तो जो महंगाई दर है थोड़ा सा कुछ कम होगा। किसमें, पहला पॉइंट है कि कैंसर की तीन और दवाइयों पर सीमा शुल्क में पूर्णतः छूट दे दिया गया है। पहले भी दवाइयों पर कैंसर की जो थी कुछ उनको भी छूट थी, अब तो 3 और दवाइयों पर सीमा शुल्क से पूरा पूर्णतः छूट कर दिया गया है। मतलब कि किफायती दवाइयां जो थी वो अब थोड़ी सस्ती हो जाएंगी, थोड़ी क्या बहुत सस्ती होने के चांस है, क्योंकि पूर्णतः छूट दे दिया गया है। किसमें, कैंसर के दवाओं में पूर्णतः छूट दे दिया गया है। ठीक है, एक अच्छा चीज है हम लोग के लिए। फिर कह रहा है कि मोबाइल फोन, मोबाइल पीसीबीए और चार्जर पर बीसीडी जो लगता था वो कम करके 15% कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है, 15%। इसका मतलब है कि मोबाइल उद्योग जो है थोड़ा सा सस्ता आएगा, खरीद लीजिएगा। 5G जैसे नहीं खरीदे होंगे ना, थोड़ा सस्ता होगा, है कि नहीं। चलिए अच्छा चीज है। सोना चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% और प्लैटिनम पर 6.4% कर दिया गया है। मतलब ब्याह शादी जिसका नवंबर में है, जितना जल्दी जॉब लीजिए और ब्याह कीजिए और सस्ता गहना खरीद लीजिए, जेवर अपनी अपनी श्रीमती के लिए। नहीं तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, घरेलू, ठीक है, घरेलू मूल्य संवर्धन, घरेलू ना काम आता है। सोना चांदी में 6%, सोना चांदी में 6%, प्लेटिनम में 6.4%। झींगा और मछली ना, झींगा और फिश फीड पर बीसीडी घटाकर कितना कर दिया गया, 5% कर दिया गया, 5% कर दिया गया। ठीक, तो समुद्री निर्यातों में जो क्या हो जाएगा, अब वृद्धि, क्या होगा, वृद्धि होगा। निर्यातों में निर्यातों की प्रतिस्पर्धा में, ठीक, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हो जाएगा। ठीक, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हो जाएगा। फिर कहता है कि सोलर सेल और पैनल के निर्माण के लिए अधिक पूंजीगत वस्तुआं, अधिक पूंजी वाला जो वस्तु लगता था उन पर छूट दिया गया है, छूट दिया गया है। तो इससे क्या होगा, ऊर्जा स्रोतों में बदलाव के लिए सहायता मिलेगा। क्या होगा, ऊर्जा स्रोतों में बदलाव के लिए सहायता मिलेगा, के लिए सहायता, ठीक, सहायता, ऊर्जा स्रोतों में बदलाव के लिए सहायता मिलेगा। अब 25 महत्वपूर्ण खनिजों पर सीमा शुल्क से पूर्णतया छूट लिखा हुआ है। 25 महत्वपूर्ण खनिजों पर सीमा शुल्क से मिलेगा। तो इसका मतलब यही हो गया ना, इसका नीचे लिख देते हैं क्या लाभ हुआ। इससे लाभ हुआ कि महत्वपूर्ण खनिज जो थे, महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया, खनिज क्षेत्र को बढ़ावा, ये ना हुआ, समझे। इतना चीज था लाभ पाने वाले क्षेत्र। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखिए, सरकार द्वारा कहा गया है कि नई कर व्यवस्था जो है उसको सरल बनाने के लिए क्या किया गया है, ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले लिखा हुआ है कि 0 से 3 लाख रुपए तक का जिनका इनकम है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक, दूसरा में कहा था कि 3 से 7 लाख का जो इनकम है उस पर 5% का कर। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि आपको ध्यान देना है। हम बता देते हैं, आप लोग को बता देंगे। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है। देखिए, जैसे कि अगला पॉइंट है कि 7 से 10 लाख पर 10%,
10 से 12 पर 15% टैक्स लग रहा है। इनकम जिनका है देख लीजिएगा अपना अपना, 12 से 15 लाख 20% टैक्स, और वही 15 लाख प्लस कमाइए तो 30% कर। लेकिन ये नहीं सोचेगा कि अगर मेरा सालाना 15 लाख इनकम है, सालाना मेरा जो है 15 लाख इनकम है, तो हमको उसका 30% यानी कि 4.5 लाख रुपया होगा ना लगभग देना है। ठीक, तो ऐसा नहीं है। 15 लाख आपका 30 लाख होता है, तो 30 लाख में से 15 लाख का 15 लाख का 30% यानी कि 4.5 लाख रुपया देना होगा। 30% समझ में आ रहा है। 7 लाख प्लस होगा, 7 लाख प्लस होगा तो 7 लाख से जो ऊपर होगा उसका 5% देना पड़ेगा। कर व्यवस्था ऐसा बनाया गया सरकार द्वारा सरल करने के लिए। क्या है, ध्यान से समझिए। 15 लाख से ऊपर यानी 30 लाख आपका इनकम है, 30 लाख आपका इनकम है, तो 15 लाख में से आपको कितना है, 30% देना है, मतलब कि 4.5 लाख रुपया देना पड़ेगा। 4.5 लाख रुपया देने से याद आया कि हमारे देश में इतना व्यवस्था ऐसा है शुरुआत से ही कि हमारे जो देश के जवान होते हैं उनको टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, जिनकी है अगर ये बढ़ जाता है उनका सालाना इनकम, तो उनको देना होता है जो पेमेंट के हिसाब से, जिसका जितना हो उसके हिसाब से उसका टैक्स कटता है। लेकिन एक बार कोई विधायक बन जाए तो उसको जो है पेंशन मिलेगा। एक बार, 2 बार बन जाए तो दो गो, 3 बार बन जाए तो 3 गो पेंशन मिलेगा, और उसका कोई टैक्स नहीं। ये देख लीजिए। तो मुझे लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जवानों का भी टैक्स नहीं लगना चाहिए। जो हम सबकी रक्षा करते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास में राजनीति बातें ज़्यादा हम नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। और ये जो है सब लोग जानता होगा, सबके मन का इच्छा होगा कि नहीं लगे जवानों से, जो अपने जान पर खेलकर हम सबकी रक्षा करते हैं, है कि नहीं। चलिए, कुछ नीचे एक पॉइंट लिखा हुआ है, ध्यान से आप लोग देखिएगा। नीचे एक पॉइंट लिख रखा है मैंने, 2 पॉइंट। एक लिखा कि वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती जो है 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है। ठीक, जो वेतन भोगी कर्मचारी है उनके लिए मानक कटौती जो है 50,000 से बढ़कर 75,000। और पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है। इसका मतलब समझ रहे हैं ना, जिसको पेंशन मिलता है पारिवारिक पेंशन पर जो है 15,000 से बढ़कर कितना कटौती कर दिया गया है, 25,000 कर दिया गया है। और ये वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है। ठीक है, यही है। अब आपको टैक्स स्लैब इसको बोलते हैं कि 0 से 3 लाख, कोई 0%, 3 से 7 5%, 7 से 10 जो हम समझाएं समझ लीजिएगा कि 15 लाख से ऊपर मतलब 30 लाख अगर कमाते हैं तो उस 30 लाख के 15 लाख में से आपको 30% का जो है टैक्स देना पड़ेगा। अगर इसमें कुछ गलत हो रहा हो तो आप लोग बताइएगा कि सर आप ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ऐसे ही बता दे रहे हैं। कहता कि जीएसटी से आदमी पर टैक्स का भार कम होगा। हमारे वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी ने बताया है कि जीएसटी से आम आदमी पर टैक्स का जो भार है वो कम हुआ है। उद्योग के लिए लॉजिस्टिक लागत कम हुई है, यह बहुत बड़ी सफलता है। उद्योग के लिए लॉजिस्टिक लागत कम हुई है, बहुत बड़ी सफलता है। फिर वो कहती हैं कि जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर में 11% बढ़ोतरी दर्ज होने की संभावना है। जीएसटी में कितना, जीएसटी में 11% बढ़ोतरी होने की संभावना है, बढ़ोतरी दर्ज होने की संभावना है। ठीक, दर्ज होने की संभावना, ये हमारे वित्त मंत्री जी कह रही थी, इस बार के बजट में उन्होंने कहा है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो उसके बाद कहता है कि कैपिटल गेन में छूट है, एंजल टैक्स खत्म। देखिए, एंजल टैक्स को खत्म करना और कैपिटल गेन में छूट देने से क्या होगा कि मध्यम वर्ग को जो है कैपिटल गेन में छूट मिलेगी और स्टार्टअप को बहुत बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि एंजल टैक्स खत्म हो गया है। एंजल टैक्स खत्म हुआ है, एंजल टैक्स खत्म हुआ है ना, तो आपको स्टार्टअप करने का बहुत बढ़िया फायदा है। जिनको स्टार्टअप करना, अपना खुद का बिजनेस शुरू करना है, एंजल टैक्स खत्म हुआ है तो इसमें क्या है, इससे बहुत बड़ी राहत है, इसके लिए बहुत बड़ी राहत है। ठीक है, चलिए बहुत बड़ी राहत समझने के लिए बस आप लोग को बता दे रहे हैं ऐसे ही। फिर है कि विदेशी कंपनियों पर से कॉर्पोरेट टैक्स कम होगा। विदेशी कंपनियों पर से क्या हो रहा है, कॉर्पोरेट टैक्स कम हो रहा है, क्योंकि ऐलान कर दिया गया है। तो इससे क्या होगा कि विदेशी कंपनियों का कॉर्पोरेट टैक्स 40% से, विदेशी कंपनियों पर कितना प्रतिशत था पहले,
विदेशी कंपनियों पर जो कॉर्पोरेट टैक्स लगता था ना, ठीक, कंपनियों पर पहले जो लगता था कॉर्पोरेट टैक्स वो लगता था 40%, अब इसको घटा के 35% कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? 35% कर दिया गया है। तो ये अच्छा चीज है। अब है कि मुद्रा लोन पर बढ़ाई लिमिट, मतलब कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसको स्टार लगा लीजिएगा, ठीक। ये सब कोई भी योजना पूछ सकता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है, मुद्रा योजना क्या है इसमें कहता है कि इसके तहत लोगों को लोन लेने की सुविधा को, लोगों के लोन लेने की सुविधा जो है, सुविधा वो 10 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 20 लाख कर दिया गया है। 20 लाख कर दिया गया है। 20 लाख कर दिया। क्या कर दे? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY ऐसे लिखा हुआ रहेगा, दोनों लिख दिए। चलिए, कितना कर दिया गया है? पूछ भी सकता है कि किस योजना के तहत जो लोगों को लोन लेने की सुविधा है वो 10 लाख से 20 लाख कर दी गई। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, या इसी को पलट के पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोगों को कितना बढ़ाकर कर दिया गया है? तो 10 लाख से 20 लाख कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लीजिएगा, ठीक है। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको लिखवाएंगे और बाकी नहीं, बाकी बोल देंगे। देखिए MSME सेक्टर बताए थे ना, 4 सेक्टर पर ज्यादा ध्यान दिया गया है, जिसमें एक MSME सेंटर है। इसका फुल फॉर्म लिख के बताइए कमेंट में, ठीक है। इसमें कहता है कि MSME सेक्टर में अब 100 करोड़ रुपए तक के लोन दिए जा सकेंगे। MSME सेक्टर वालों को 100 करोड़, कितना दिया जाएगा? 100 करोड़ रुपए तक का लोन, ठीक है, MSME सेक्टर में। सरकार की तरफ से MSME के लिए लोन गारंटी योजना में छोटे कारोबारियों के लिए नई क्रेडिट स्कीम का प्रस्ताव किया गया है। साथ ही वित्त मंत्री ने कहा है कि सिडबी इस साल नए ब्रांच खोलेगा। कई नए ब्रांच खोलेगा? 24। सिडबी जो है, सिडबी ने कितने नए ब्रांच खोलने की ऐलान करी है? सिडबी के नए ब्रांच शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, ठीक है। नए ब्रांच कितने? 24 नए ब्रांच, ठीक है। आगे है कि MSME सेक्टर को दबाव के दौरान बैंक ऋण आसानी से मिलता रहेगा और इसके लिए एक नई व्यवस्था की घोषणा की गई है। MSME क्षेत्र में 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड एसोसिएशन इकाइयां स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। 50 मल्टी प्रोडक्ट की वित्तीय सहायता दी जाएगी। साथ ही साथ MSME तथा पारंपरिक कारीगरों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपने उत्पादों को बेचने में सक्षम बनाने के लिए PPP मोड में ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र स्थापित किए जाएंगे, ठीक है। सरकार देश के पूर्वोत्तर राज्यों में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, देखिए एक अभी 2 पॉइंट अभी हम लिखवा रहे हैं, तो दोनों का दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में छपने वाला सवाल है, परीक्षा में छपने वाला बात है। क्या है ये जो नीचे 2 लिखवा है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और ये MSME में 100 करोड़, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन अभी जो 2 पॉइंट लिखवाने जा रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको इस बार आने वाला दरोगा एग्जाम में एकदम छपेगा सवाल, लिख लीजिए, उसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। एकदम 3, 4, 5 जितना स्टार लगाना है लगा लीजिए, एकदम छपेगा। क्या छपेगा? ऐसा कौन सा पॉइंट है सर जो आप इतना एकदम दावे के साथ कह रहे हैं? तो ऐसा पॉइंट है, कहता है कि सरकार, ठीक, देश के पूर्वोत्तर राज्यों में इंडिया पेमेंट्स बैंक की जो है 100 शाखाएं स्थापित करेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में सरकार देश के पूर्वोत्तर राज्यों में, ठीक, किसकी? IPPB यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक, कितना? 100 शाखाएं, ठीक। ये एकदम स्टार लगा लीजिएगा इसको अच्छे से, कि सरकार देश के पूर्वोत्तर राज्यों में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की जो है 100 शाखाएं स्थापित करेगी। और दूसरा जो है ट्रिपल स्टार लगा देते हैं इसमें भी, इसमें तो बल्कि 5 स्टार लगाना पड़ेगा हमको,
क्योंकि कहा गया है कि माता पिता और अभिभावकों द्वारा पेंशन योगदान प्राप्त करने के लिए सरकार एनपीएस वात्सल्य योजना, एनपीएस वात्सल्य योजना, एकदम छापे वाला सवाल है जी, बीपीएससी तक में, इसको लिख लीजिएगा, छापेगा कि एनपीएस वात्सल्य योजना जो है इससे क्या होगा, माता पिता और अभिभावकों द्वारा पेंशन योगदान प्राप्त करने के लिए, माता पिता एवं अभिभावकों द्वारा पेंशन का योगदान प्राप्त करने के लिए, पेंशन योगदान प्राप्त करने के लिए, ठीक है, लिख लीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब है कि घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए बजट में कस्टम ड्यूटी में बदलाव किया गया है। सोलर पैनल, सोलर इलेक्ट्रिक गाड़ी, मोबाइल फोन चार्जर आदि सस्ता होगा, अभी हम बताए थे। 15% बेसिक कस्टम ड्यूटी घटाई जाने का प्रस्ताव रखा गया है। चमड़े के जूते, चप्पल, पर्स, ये सब सस्ता होगा। इसके साथ ही सोना चांदी और इंपोर्टेड ज्वेलरी भी सस्ती होगी, पीछे बता चुके हैं। अब है ई कॉमर्स पर टीडीएस दर को 0.1%, मतलब ई टीडीएस में कहता है कि अगले 6 महीनों में सीमा शुल्क संरचना की व्यापक की समीक्षा की जाएगी और ई कॉमर्स पर टीडीएस दर को घटाकर 0.1% किया जाएगा। ई कॉमर्स, ठीक है, ई कॉमर्स पर टीडीएस दर को घटाकर कितना किया गया, 0.1%, 0.1%। और टीडीएस भरने में देरी पर अब क्रिमिनल एक्शन लागू नहीं होगा। टीडीएस जो है भरने में देरी करने पर पहले क्या होता था, क्रिमिनल एक्शन लगता था। देरी पर अब जो है क्रिमिनल एक्शन नहीं होगा, क्रिमिनल एक्शन नहीं होगा, ठीक है, ये बहुत अच्छा बात है ना, राहत है टीडीएस भरने वाले को। चलिए अब है हम लोग पढ़ेंगे कि बजट में 9 प्राथमिकताओं की घोषणा, बजट में 9 प्राथमिकताओं की घोषणा सरकार ने की है। वो वहां से सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाएगा, वहां से सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाएगा। वो 9 कौन सा है वो हम लिखवा लेते हैं आज, और 9 में क्या क्या होगा, उसमें किसमें कितना क्या किया गया है सरकार द्वारा, क्या क्या योजना कैसे किया गया है, वो संपूर्ण जानकारी अगले वीडियो में हम देंगे। लेकिन अभी 9 योजना क्या है वो हम लोग लिख लेते हैं कि 9 प्राथमिकता क्या है, इसको आप लोग एक बार पढ़ भी लीजिएगा। 9 प्राथमिकता भी हम लिखवा देते हैं। और वीडियो पसंद आने पर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर से जरूर करना है। बजट में 9 प्राथमिकताओं की घोषणा, बजट में 9 प्राथमिकताओं की घोषणा जो है सरकार द्वारा कर दी गई है, ठीक है। कौन कौन सी है? पहला, कृषि में उत्पादकता और लचीलापन लाना है, बहुत बढ़िया बात। कृषि में उत्पादकता और लचीलापन लाना है, ठीक है, लचीलापन लाना है। दूसरा पॉइंट है आपका रोजगार और कौशल, रोजगार और कौशल, ठीक है। तीसरा पॉइंट हो गया समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, ठीक है। चौथा जो है आपका है विनिर्माण एवं सेवाएं, विनिर्माण एवं सेवाएं। पांचवा जो है
शहरी विकास, शहरी विकास, ठीक। छठा जो है ऊर्जा सुरक्षा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से सवाल आते हैं बजट में ज़्यादा, इसलिए आप लोग को कल का क्लास भी देखना है, भूलना नहीं है। एकदम इतने अच्छे से पढ़ा रहे हैं कि दरोगा में भी काम कर जाएगा, दरोगा वाले जरूर पढ़ेंगे सभी। बुनियादी ढांचा अभी से हल्का हल्का वीडियो करके बना रहे हैं कि आराम से समझिए, ज़्यादा भार आप लोग पर नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग का बिहार पुलिस का भी एग्जाम है। नवाचार अनुसंधान, अनुसंधान और विकास, टेक्निकल इश्यू लाइव वाला ठीक नहीं हो पाया है, नहीं तो कब का खत्म कर देते, एक ही दिन में हो जाता, लाइव स्टार्ट करते और खत्म हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं, इसीलिए बोल रहा कि जितना ज़्यादा जोड़िएगा उतना अच्छा व्यवस्था एग्जाम पोर्टल की ओर से करी जाएगी। अगली पीढ़ी, आने वाली जो पीढ़ी है उसके सुधार के लिए क्या क्या किया गया है, अगली पीढ़ी के सुधार, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अगली पीढ़ी के सुधार, ये 9 है, बजट में 9 प्राथमिकताओं की सरकार द्वारा घोषणा की गई है जो इम्पोर्टेंट है, और अगले वीडियो में उसको खत्म कर दिया जाएगा। 9 क्या क्या है देख लीजिए। पहला है कृषि में उत्पादकता और लचीलापन, दूसरा है रोजगार और कौशल, तीसरा है समाज सेवी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, चौथा है विनिर्माण एवं सेवाएं, पांचवा है शहरी विकास, छठा है ऊर्जा सुरक्षा, सातवां है बुनियादी ढांचा, आठवां है नवाचार अनुसंधान और विकास, और नवा है अगली पीढ़ी के सुधार। अगले वीडियो में हम लोग इतना पूरा करना है, अगले वीडियो में इतना पूरा करना है, और आप लोग को तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है वीडियो को, ठीक है। शेयर अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। देखिए जो हम जिस टाइप से ये वीडियो बनाया है बजट का, वो बीपीएससी तक के स्टूडेंट को काम आ जाएगा, नहीं आएगा तो एग्जाम बाद कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि नहीं आया, ठीक है। तो मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। इतना वाला आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।